कोई आंसर उनसे लिख रहा है ना, ये थे जो ठीक है, बनाते रहिए, खुद भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बोल रहे हैं कि मत वेट कीजिएगा एडमिट कार्ड का, क्योंकि झारखंड है, यहाँ संभावित डेट होगा और पता चलेगा 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया। जो एडमिट कार्ड के इंतजार में कि एडमिट कार्ड आएगा तब लिखना शुरू करेंगे, समय एकदम नहीं मिलेगा। और फिर बोल रहे हैं 6 पेपर है, मजाक नहीं है। आप खुद उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा चीज़ है, खुद में 4 पोर्शन बहुत बड़ा है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसीलिए एक नहीं है। अच्छा, क्वालिटी में बहुत जन को लगता हो कि बहुत ईजी है, हो जाए, इतना आसान नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्टिव या पढ़ने में लग रहा है, जब लिखने मिलेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप लिखे क्या। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सब पढ़ाई हो रहा है, आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना। हम तो बोले कि जितना आपके पास कंटेंट है उतना ही में लिखना शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। अगर वेट कर रहे हैं एडमिट कार्ड का तो बता रहे बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि झारखंड में कोई भी सर्टेन नहीं होता है। आप लोग देख लीजिए क्या होगा, आधा जन बोल रहा है कैंसिल होगा, बढ़ेगा, डेट बढ़ा। एडमिट कार्ड में 11-12 को आया था ना, या 10 उस आसपास, 17 को एग्जाम था, 6 दिन का गया। मेन्स में भी हो सकता है यही कंडीशन हो। हाँ वही तो बोल रहे हैं, अब मेन्स का भी यही कंडीशन हो सकता है कि डेट रहा जाए, जो भी डेट हो, सब आधा जन बोलेगा नहीं कैंसिल होगा, आधा जन बोलेगा होगा। करते देखिएगा 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड, और जो सोच रहा कि नहीं कैंसिल होगा फंस गया। इसीलिए अपना तैयार रहिए, सब एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आज हम लोग न्यूज पेपर में स्टार्ट कर देंगे। लास्ट कोई दिक्कत ना हुआ, देखिए सिलेबस नहीं खत्म हो पाता है तो कम से कम जितना आप पढ़े उसको ऐसा मजबूत कीजिए कि उसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ठीक। एक तरफ जब आप मजबूत हो जाएगा तब फिर लास्ट जो छूट गया है आपका, उसमें आप देखिए कि आप खुद से कौन सा कर पा रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि नहीं ईजी है कर पाएंगे, उसको कर दें। क्योंकि जबरदस्ती का नया चीज़ में घुसना फिर आप फंस जाइए। क्योंकि पहले 2 दिन एक पेपर नहीं, 6 पेपर, 6 अलग और बहुत फास्ट है। आप सिलेबस देख लीजिए, मतलब कोई चीज़ छूटा नहीं है, सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा गया है, इतना ध्यान से। इसीलिए अगर नहीं हो पाता तो बात की चीज़ें देखिए, जितना होगा उतना कंट्रोल रहे कि छूटे नहीं उसे। और जो छूट गया है उसमें से आप देखिए कौन सा आप खुद कवर कर पा रहे, और ये समय नहीं मिला, खुद जो कवर कर पा रहे उस पर फोकस कीजिए, बाकी हर चीज़ को छोड़िए, क्योंकि ऑप्शन आप में आएगा। बस खाली अब तो किस्मत का बात हो गया ना कि हम जो पढ़ के गए आए नहीं, अब इसमें कोई नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस तो है कि एक तो कम से कम आ जाए तो हो जाए। 60% तो कर ही लीजिए, 40% ठीक है, कुछ टॉपिक छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाए। लेकिन कम से कम इतना जरूर रखें आइडिया कि बन सके। और एक बात, सिलेबस पूरा पढ़ के कम से कम छोटा जानकारी रखिए, ताकि मान लीजिए आप फंसे भी ना तो कुछ तो लिख पाएंगे, कुछ लिख के उसी को खींच दीजिए 2-3 पेज। सारा नहीं हो पाता तो यही सब करना पड़ता है ना, क्योंकि सब पूरा सिलेबस पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब बिना नहीं पढ़े सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा कर लिए कंप्लीट। सब देखिए अपना पहले ही स्ट्रेटेजी बना लेता है कि हिस्ट्री में 4 पोर्शन है, 4 में से 2 ही अच्छा से करके जाए, या तो मध्यकाल या आधुनिक या झारखंड। 2 अच्छा किए, 2 क्वेश्चन पक्का उससे आना, लेकिन वो पूरा पोर्शन को पढ़ के गए, ऐसा नहीं कि छोड़े। मध्यकाल को पूरा पढ़ के गए ताकि एक भी उससे ना छूटे। इस तरह से कोई भी 2 पोर्शन पकड़ के पूरा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। और जितना पढ़ेगा हम उतना प्रैक्टिस कीजिए कि उससे छूटे ना कुछ भी, वो पूरा कंट्रोल आप करें, ठीक है। पहला चैप्टर कंप्लीट उसमें कोई दिक्कत तो ना हुआ, क्वेश्चन बन रहना, अब तो कुछ बुझा रहा होगा क्या है क्या नहीं। अब लिखने में गलती ना होगा, इकाई और भौतिक राशि एकदम अलग है, और कितना लिखना क्या लिखना वो भी समझ में आ गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज जाइए, 400, 450, 500 वाट, ज़्यादा में नहीं जाइए। ज़्यादा जाइएगा तो हो सकता है फिर आपको टाइम कम पड़ जाए, 5 क्वेश्चन बनाना है तो सबको आधा घंटा दीजिए, सोचने समझने लिखने सबके, ठीक है। डायग्राम वगैरह बनाने के लिए भी दीजिए, उस अनुसार कीजिए, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी जो सेकेंड टॉपिक है वो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स।
यांत्रिकी मैकेनिक्स है कि यांत्रिकी होता क्या है, जब भी किसी पिंड या वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच जब फोर्स लगता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है या उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसके साथ जितना भी क्रिया उसमें समाहित होती है सब किसके अंदर आता है, यांत्रिकी। यानी बेसिकली फोर्स, मोशन, ये सब जिसके बारे में पढ़ेंगे सब आ जाएगा यांत्रिकी का। और देखिए सेकेंड वाला ज़्यादातर यही है, इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर में भी बता रहे हैं कि 10 टॉपिक है, अगर जेपीएससी चाहे तो ये 10 टॉपिक को लिख के बोल देगा, परिभाषित करें। 10 है, 3-3 नंबर का 30 नंबर यानी 32 नंबर, 1-2 नंबर इधर उधर मिला के हो जाएगा। या इस चैप्टर में बोल सकता है लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर लिखिए, फोर्स को डिफाइन हो सकता है। बल की परिभाषा लिखिए, साथ में न्यूटन की गति को समझाइए, वो भी हो सकता सवाल। और नहीं तो इससे इम्पोर्टेंट सवाल एक बन सकता है तो कार्य शक्ति, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों से सवाल आ सकता है। और अगर देखा जाए तो ऊर्जा ही अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं कुछ समझ में आए तो हो सकता है ऊर्जा ही से दे दें। ऊर्जा क्या है, इसके प्रयोग, विभिन्न प्रकार, ये वो सब, ठीक है। तो इससे आ सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता, लेकिन चूंकि सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और छोटा छोटा पोर्शन नहीं है मैकेनिक्स, बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन अगर 32 नंबर का क्वेश्चन के अनुसार देखें तो थोड़ा छोटा हो जाए, इसलिए 10 का 10 को टॉपिक को दे सकता है कि समझाए या परिभाषित करें। तो अगर वैसा दिया, अगर दिया कि चाल, वेग, बल, गुरुत्व, ये वो जो इसकी परिभाषा लिखे 32 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए इसमें भूमिका नहीं हो सकता है, आपको सीधा टॉपिक पे आना था। जो भी दिया सीधा चाल लिखिएगा, यहाँ पे उसको बनाना या परिभाषा जो भी इसको लिख दीजिए, इतना आधा पेज या आधा पेज से 2 ज़्यादा जा सकते हैं तो लिखिएगा चाल क्या है, चाल के प्रकार। अगर टाइम के अकॉर्डिंग अभी बोल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग है तो एक क्वेश्चन में आप 1 घंटा दे दिए, फंस गए, फिर समझिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। क्योंकि जो रियल तैयारी कर रहा है टाइम कोड में 5 क्वेश्चन बना देगा कोई भी हाल में, और पाँचों उसका संतुलित रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 5 पे तो पाँचों 5 ही क्लियर रहेगा। और आपका क्या दीजिएगा कि एक इसको लिए करिए तो बहुत शानदार हम जाएंगे, इसको कैसे छोड़ेंगे। जैसे होता ना पीटीयूटी में ईगो पे, इसको कैसे छोड़ेंगे, या मैथ्स का बैंकों का एग्जाम दीजिएगा बहुत ईगो पे लेते हैं, मैथ्स हमसे कैसे छूटेगा। भले उसमें 5 मिनट लग जाए, बना देंगे उसको एक क्वेश्चन, उस चैप्टर में उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसीलिए ये जानते बहुत अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आपको नंबर मिलेगा 32 से 60 नंबर नहीं मिल जाएगा। इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग बनाना। चाल आप अगर आप लिख सकते हैं आधा घंटा में, थोड़ा ज़्यादा लिख कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम आधा पेज लिखिए, चाल को डिफाइन यानी स्पीड को डिफाइन कर दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए, फिगर है तो फिगर बनाइए, तुरंत नेक्स्ट में आइए, वेग डैश मार के फट से लिखिए, फिर बल करते करते 10 को आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं कीजिएगा तो फंस जाएगा, भी बल नहीं कंप्लीट हो पाए। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और फिजिक्स में बोले 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 में से 3 एकदम शानदार कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है हम लिख सकें। अब तो देखिए पहला से तो हम क्वेश्चन का वैरायटी भी बता दिए, सारा कंटेंट भी है, कैसे लिखना वो भी पता है, तो अब तो दिक्कत नहीं होगा, तो लिख सकेंगे ना, बस पहला कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरा आप लोग खुद लिखे हैं, प्रिंटेड नोट नहीं मिला है, खुद लिखे हैं तो आपको खुद दिमाग में याद होगा क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। तो इसीलिए एक बार उसको कर लीजिए, अब आपको एग्जाम समय थोड़ा सा रिकॉर्ड उसको कर लीजिएगा, आपको सब याद है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है उसका हिस्ट्री में फंस जाइए, कौन जर्मन में निकल गए थे, गॉस नाम था, क्या नाम था, वो हो सकता भूल जाए। लेकिन अगर वो 7 आप फंडामेंटल याद किए हैं, चैप्टर खुद कंप्लीट, खुद। बाकी हम आपको ऐसे ही बताया कि व्युत्पन्न आपको पता है, इसको मिल के बनाएगा वही होगा, तो वो सब हो जाएगा। अब सेकेंड में आज स्टार्ट करें, ये भी देखिए ज़्यादा भारी नहीं है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और, ये चैप्टर जिसको भी साइंस से डर लगता है, खास करके फिजिक्स से, या जो अदिश सदिश राशि में फंसते हैं, खाली ये चैप्टर में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान दे दीजिए, इसी से सारा बन जाएगा टोटल, आपको दिमागे नहीं लगाना पड़ेगा, यहीं से अदिश सदिश का खेल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, अदिश है ना, अदिश सदिश को तो हम लोग को मिला नहीं था फंडामेंटल में, व्युत्पन्न में कुछ मिला था। देखिए यहीं से सब शुरू होगा, सब यहीं से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक के बाद एक खुद बनते जाए,
ठीक है, तो स्टार्ट करके सबसे पहले आपको बताइए चैप्टर में है पहला चाल। चाल यानी स्पीड। स्पीड कब आएगा? जब हम मोशन का बात करेंगे, गति का बात करेंगे या रेस्ट का बात करेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले बताइए गति, मोशन किसको बोलते हैं? गति, ठीक है। ठीक है, जगह चेंज कर रहा है तो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन फोर्स हो सकता, फोर्स जरूर है, लेकिन बिना फोर्स के भी हो सकता है। ठीक है, बिना फोर्स के भी होगा, लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक वर्ड खाली मिस कर रहे हैं जो इसका बेस है। और कोई क्या बोल रहे? ठीक है, वो भी है, एकदम सही है। देखिए गति और विराम दो चीज होता है, तो गति और विराम दोनों ना रिस्पेक्टिव वर्ड, यानी किसी से तुलना करके ही आप बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे अगर आप बताइए, अगर हम ये लाइन खींच दें, अब बोले कि बताइए बड़ा लाइन है कि छोटा है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम ये खींच दें, अब बताइए बड़ा है कि छोटा है, बता दीजिएगा। तो कैसे बताए? तुलना करके, सापेक्ष स्थिति बता के। तो विराम और गति भी यही है, एक दूसरा के सापेक्ष देख के ही बता सकते हैं, इसके बिना गति और उसको नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग पृथ्वी पे है, पृथ्वी खुद मूवमेंट कर रहा है, एक अपना एक्सिस पे भी और एक सूर्य के चारों। अगर देखिए ऐसे सन भी मूवमेंट है, लेकिन सन चूंकि बहुत बड़ा आपसे बहुत दूर है, इसलिए उसका हम लोग को मोशन नहीं पता चल पाता, क्योंकि हम लोग भी उसी डायरेक्शन में घूम जा रहे हैं, वो भी घूम जा रहा है। तो अगर सन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है? गति में है ना, गति में। लेकिन अगर अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ घूम रहा, हम लोग बैठे हुए, तो हम लोग क्या हो गए? रेस्ट में। वो दो चीज को आप देखी के बता सकते हैं। इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो अगर आपको इस चीज बारे में कुछ नहीं याद हो, खाली इसको याद रखिएगा, दिमाग से क्लियर हो जाएगा। कार में आप बैठिए, ठीक है, कार चल रहा है, तो जब कार चल रहा है तो कार तो गति में है, लेकिन हम क्या है उसमें बैठे हुए रेस्ट में। तो कार के रिस्पेक्ट में हम क्या हो गए? रेस्ट में, विरामावस्था में। लेकिन कार को अब दूसरे सिस्टम यानी बाहर पेड़ पौधा या दूसरे कार से तुलना कर देते, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या हो गए? गति में हो गए। हम भी चल रहे, वो भी चल रहे, दोनों गति में है, लेकिन सिर्फ कार चल रहा और हम क्या है? बैठे हुए। बस इसको याद रखिएगा। अभी एग्जाम्पल हम दिखा दें तो और क्लियर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। गति और विराम दो चीज होता है, हमेशा दोनों को किसी से तुलना करके ही बताया जा सकता है, नहीं तो बताना बहुत मुश्किल है। और वो एकदम सही बोले कि समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करें, यानी जब उसका प्लेस चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा? गति में होगा। लेकिन बात एक ये भी आता है, आप लोग गौर किए कभी, दो समानांतर ट्रेन, पहला ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा हो और स्पीड लगभग बराबर हो, तो आपको पता ही नहीं चलता ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है। कोई महसूस किया है? देखिएगा, नहीं किया तो देखिएगा। एक तो केस होता है कि एक इधर से ट्रेन है, एक इधर से, तो आपको लगेगा अगला वाला बहुत स्पीड गया, लगता है ना। और सब यही बोलता है कि हम लोग कितना स्लो चल रहा है, ट्रेन कितना स्पीड चल रहा है, बेकार ट्रेन में बैठ गया, सब बोलता है। जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। एक ट्रेन इधर से आ रहा है, वो 50 किलोमीटर का है और हम इधर से जा रहे हैं 50, ठीक है। हमको लगेगा ये बहुत फास्ट जा रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन ऐड हो जाता है, तो ये 50 + 50 100 के स्पीड हम लोग को लगता है, इसीलिए लगता बहुत तेज। और सेम सिचुएशन उस ट्रेन को भी लगेगा कि अगला वाला ट्रेन बहुत तेज चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन जब आप गौर कीजिएगा कि आप एक ही रास्ता में जा रहे होंगे ना दो ट्रेन, और दोनों जब साथ चलेगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग दोनों चल रहे हैं। अगर आप पेड़ पौधा तरफ मत देखिए, खाली एक दूसरे का ट्रेन को देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा हम लोग चल रहे हैं, लगेगा दोनों खड़ा। कभी महसूस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या हो गया कि दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों एक साथ एक जगह छोड़ रहा है, इसलिए वो विराम भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अपना जगह वो एक साथ छोड़ रहा है। उसके तुलना में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ खड़े, मेरे साथ कुछ चल रहा था, ठीक है, देखिए हम लोग दोनों एक साथ अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे का तुलना में रेस्ट में हो गए, लेकिन आपके तुलना में हम लोग क्या हो जाएंगे? मोशन। बस यही अंतर है कि ये दोनों हमेशा रिलेटिव वर्ड है, अकेले कभी नहीं हो सकता, साथी में हो, ठीक है। अभी आगे दिखवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गति यानी मोशन, गति मोशन।
जब एक वस्तु की स्थिति, when the position of an object, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, रिलेटिव टू अदर, जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर बदलते रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, निरंतर बदलते रहती है, तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। लिख लिए, छूटा ना कि फिर से बोले, हो गया उधर पीछे सब लिख लिए ना। उदाहरण लिखिए, जैसे चलती ट्रेन जो बिजली के पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, ठीक है, के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते रहती है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया, आप पास कर रहे हैं ट्रेन का लिए, ट्रेन मूव कर रहा है, आगे चल रहा है, तो ट्रेन का रिस्पेक्ट में हम बैठे हुए हैं, तो हम रेस्ट में होंगे, ठीक है। सिर्फ ट्रेन मूव कर रहा है, हम रेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना तुलना पेड़ पौधा से कर दें, पेड़ पौधा स्थिर है, हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा, गति का अवस्था। यही चीज बोले थे, कार वाला एग्जाम्पल याद रखिए, सब क्लियर होगा। कार वाला में क्या है, कार है, कार जब चल रहा है तो कार के रिस्पेक्ट में, यानी कार के सापेक्ष हम लोग क्या है, रेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बाहर से हम लोग तुलना कर देंगे तो हम लोग क्या है, गति में। बस यही अंतर है, कार के अंदर होते हुए भी आप रेस्ट में होंगे, क्योंकि आपकी तुलना किससे हो जा रही, कार से। कार चल रहा, आप आराम से बैठे हुए। लेकिन अगर हमारी तुलना कार सहित बाहर किसी से हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गति का हो जाएगा। बस इसको याद है। वही चीज ट्रेन में, ट्रेन चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन का रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, विराम, आराम का अवस्था में। लेकिन बाहर का सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, गति की अवस्था में। बस यही है गति और विराम, और दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पता ना, ये दोनों में छोटा लाइन बड़ा लाइन आप बता सकते। इसीलिए कोई बोलता हम आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, हम लोग के रिस्पेक्ट में या पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। पृथ्वी घूम रहा है, वो आराम। लेकिन अगर सूर्य का रिस्पेक्ट में बोलिए तो वो आराम में है, पृथ्वी के साथ वो घूम रहा है। तो सूर्य से तो देखने वाला आदमी देखेगा ना, वो घूम रहा है। वही चीज कार में हम बैठे हुए, लेकिन हमको बाहर से कोई देख रहा है तो वो देखेगा ना, नहीं जा रहा है, गति में। यही अंतर होता है। तो याद रखिएगा, कार के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में है, लेकिन बाहर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग मोशन में। ठीक है, क्लियर। अब आइए विराम, रेस्ट। क्योंकि देखिएगा बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन फंसा देता है कि आप किसी कार में चल रहे हैं, तो बताइए आप गति में है या नहीं है। तो फिर उसको ऑप्शन देगा कि कार के सापेक्ष में आप आराम में है, बाहर पेड़ पौधा के सापेक्ष में आप गति में, तो उसमें टिक मारना है। तो खाली इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कार वाला एग्जाम्पल सब क्लियर है, समझ में है ना क्या बोले। जैसे आप लोग बैठे हुए, हम चल रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में। लेकिन हम भी रुक गए, आप भी रुक गए, तो हम लोग क्या हो गए, दोनों विराम है। लेकिन सूर्य का स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, तो हम लोग गति में ही। बस अंतर यही होता है। ठीक है, विराम लिख लीजिए।
जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस विद अदर ऑब्जेक्ट विद टाइम, उसे विराम की स्थिति में कहते हैं। ठीक है, उसको बता रहे हैं। एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती। जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। When the position of an object does not change with time with respect to other object, then it is called a rest position. ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, ये पेन मेरे हाथ में है, ठीक है, ये क्या है, विराम का अवस्था में। हम चल रहे तब भी क्या है, विराम का अवस्था में मेरे लिए, लेकिन आप लोग के लिए क्या है, ये मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गति का अवस्था में। मेरा हाथ में पेन है, मेरे लिए ये विराम है, हम चल रहे ये नहीं, लेकिन आपके लिए क्या है, चल रहा है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये गति का अवस्था, मोशन के, और मेरे लिए विराम। इसलिए बोले गति और विराम हमेशा दो से तुलना करके ही बताया जा सकता है। ऐसे आप देखिए बोलचाल में बोल सकते हैं कि समय का अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज कर देना तो गति में, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिलेटिव वर्ड, सापेक्ष होने का बात है। आया, क्लियर हुआ? ये दो चीज क्लियर हो गया ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा वस्तु गति में कब है, कब नहीं, ठीक है। बाकी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग चाल वेग पढ़ना है तो गति को जानना जरूरी है। जब पढ़ेंगे हम लोग गति में तो ये आ जाएगा, शायद हो सकता है रिलेटिव मोशन का आ जाए बात, तो उसको आप समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सीधा। दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी यानी डिस्टेंस। देखिए, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। When an object covers the entire length or entire path is known as distance with time interval, ठीक है, is known as distance। दूरी कहते हैं, लिख लिए। यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि, पहले ही बताया था अदिश, और जहां लग गया यानी नकारात्मक नेगेटिव, बिना दिशा के, इसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ परिमाप यानी मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए अदिश है। सदिश, दिशा के साथ, जिसमें दिशा और परिमाप दोनों होगा, वो क्या हो गया, सदिश राशि। जैसे अभी विस्थापन ये सब पढ़ेंगे वो सब सदिश राशि। तो अंतर यही है, बिना दिशा के अदिश, दिशा के साथ सदिश, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, लिख लिए। यह सदैव धनात्मक पॉजिटिव होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यह सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव धनात्मक होता है।
देखिए ऐसे पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए लालपुर चौक, ठीक है, लालपुर चौक यहाँ से जाने का 4 रास्ता होगा। एक ऐसे घूम के चल जाए, इधर से चल जाए, एक डायरेक्ट चल जाए। तो जो भी रास्ता हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी। यहाँ से लालपुर की दूरी 4 किलोमीटर, इस रास्ता से जाएगा तो इस रास्ता से जाएगा तो 5 किलोमीटर, इस रास्ता से जाएगा तो 6 किलोमीटर। सारा दूरी होगा, हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर कहाँ हो जाता है, जब दो बिंदुओं या दो जगहों के बीच की सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, मिनिमम सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो कहलाया जाएगा विस्थापन, और बाकी सारा कहलाया जाएगा दूरी। बस अंतर यही होता है। अभी विस्थापन लिखेंगे तो बता देंगे एग्जाम्पल। जैसे हम बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो देखिए रास्ता मेरे पास बहुत हो सकता है ना, कहीं से भी चल जाए, ए से बी में रास्ता बहुत है। ये सारा क्या होगा, सारा दूरी हो जाएगा, सब दूरी। बट डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रास्ता को पकड़ते हैं। हम मान लीजिए इस रास्ता को पकड़े तो हो सकता है हमको ए से बी जाने में 3 किलोमीटर लगे। ए से बी जाने में अगर इस रास्ता को पकड़ते हैं तो 2 किलोमीटर पड़ता है, इसको पकड़ लिए तो 5 किलोमीटर लगते हैं, इसको पकड़ लिए 4 किलोमीटर, इसको पकड़ लिए तो 8 किलोमीटर। तो क्या है, सब दूरी है, सब दूरी। और दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई। लंबाई मापिए वही ना दूरी है। यहाँ से लालपुर तक की लंबाई का माप दीजिए, वही दूरी है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की कुल रास्ता की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। बस दूरी यही है। विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से 20 तक में जो सबसे कम दूरी वाला मार्ग होगा, सबसे कम लंबाई का जो होगा, उसी को बोलेंगे विस्थापन। जैसे ये इस एग्जाम्पल में सबसे कम दूरी कौन सा है, 2 किलोमीटर वाला, तो ये हो जाएगा विस्थापन। और बाकी सब हो जाएगा क्या, दूरी। यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं। और बाकी जितना भी आप फॉलो कर लीजिए सब दूरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दूरी नहीं होगा, हम यही रास्ता अपनाएं तो ये मेरे दूरी हो, एकदम दूरी होगा। जैसे आप लोग देखिए, मान लीजिए रांची से हजारीबाग, ये रांची से चतरा की दूरी, रांची से हजारीबाग मान लीजिए 100 किलोमीटर, चतरा 130 किलोमीटर, डाल्टनगंज 150 किलोमीटर। तो ये जो 150 किलोमीटर दिया गया, ये कैसे दिया, जो रोड बना उसी के अकॉर्डिंग दिया गया। तो ये 150 किलोमीटर इसलिए भी दिया गया कि जो रोड बना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बाकी आपको मान लीजिए डाल्टनगंज गढ़वा जाना है या चतरा जाना है, हजारीबाग, बहुत रास्ता है। आपको रांची से हजारीबाग निकलना, रांची यहाँ हजारीबाग यहाँ, एक तो आप यहाँ से निकलिए पतरातू होते हुए रामगढ़ पहुँचिए, फिर हजारीबाग जाइए, रास्ता है। दूसरा आपको नहीं, वो से मन नहीं कर रहा, आप इधर जाइए बोकारो तरफ, गोला कटरवार, वहाँ से घुसिए, फिर रामगढ़ आइए, फिर हजारीबाग जाइए। एक सीधा क्या हो जाएगी, सीधा रामगढ़ से हजारीबाग, यही है। 3 रास्ता तो सही दीजिए, और भी बहुत सारा रास्ता होगा। तो जो रोड और किलोमीटर का बात होता है, तो जो रोड बना है सरकार द्वारा या सरकार का बजट में, तो सबसे जो मिनिमम रास्ता होता है शॉर्ट, उसी को किलोमीटर में बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। लंबा आपको नहीं बोलेगा यहाँ से 300 किलोमीटर पड़ेगा। सबसे छोटा रांची रामगढ़ हजारीबाग, सबसे छोटा लाइन होगा, इसी को बोल देता है दूरी। और यही होगा रांची हजारीबाग के बीच में स्थान। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब हम लोग किसी भी जगह का दूरी नापते, खास करके जिला का, रांची से हम लोग मापते हजारीबाग, तो हमको नहीं लगता 100 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर में हम लोग हजारीबाग पहुँच गए। 100 कहीं लिखा, कहाँ से नापा जाता है दूरी को, हाँ ठीक है, ठीक है, रांची के हजारीबाग। देखिए कचहरी से इसलिए नापते हैं क्योंकि जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ होता है, डीसी ऑफिस, समाहरणालय, जहाँ डीसी बैठता है, जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, डीएम, उपायुक्त, जो बोले, उसका जो ऑफिस रहता है वही पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है। यानी जिला मुख्यालय आप सुनेंगे, जिला मुख्यालय पहुँचो, जिला मुख्यालय का मतलब डीसी ऑफिस। तो कहीं का भी डिस्टेंस नापा जाता है तो वो जिला मुख्यालय से नापा जाता है। इसीलिए कचहरी में डीसी ऑफिस है, देखे ना, बड़ा सा बिल्डिंग, ब्लैक शीशा, वही है डीसी ऑफिस, वहीं से सारा का नापा गया है। साइड है ना, तो देखिए वो तो आप जहाँ से है वहाँ का डिस्टेंस लगेगा ना। हम बोल रहे हैं कि जैसे रांची से हजारीबाग का दूरी बोलेंगे 100 किलोमीटर, तो वो नापा कहाँ से गया, यहाँ का डीसी ऑफिस है, वहाँ का डीसी ऑफिस, उन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो 100 किलोमीटर। उसके बाद आप उस रास्ता पर निकल जाइए,
तब आपको साइड में मिलेगा हजारीबाग 80 किलोमीटर, वहाँ से फिर 80 किलोमीटर, ठीक है। नहीं तो आप देखिए हजारीबाग बॉर्डर तो हम लोग 60 किलोमीटर पार करेंगे रांची का छू देंगे हजारीबाग को, तो हजारीबाग तो पहुँच गए, लेकिन जो हम लोग को डिस्टेंस बोला गया वो नहीं पहुँचा। अब जैसे क्यों हो जाता है ये, क्योंकि रांची में भी अपने में बहुत बड़ा एरिया है रांची, ठीक है। अब रांची का डीसी यहाँ पर बैठा हुआ है, रांची मुख्यालय, रांची हेडक्वार्टर, और हम पहले ही बताए थे डीसी बहुत बड़ा पोस्ट और उसको बहुत पावर है, बहुत, मतलब जिला का मालिक है, उसके पास कोई सा ऐसा विभाग नहीं जो उसके पास नहीं है। अभी आप लोग गौर कीजिएगा कि कुछ साल पहले ऐसे तो आग लगते रहता है, रामगढ़ वाला रास्ता में रोड धंस गया था नीचे और आग लगा हुआ था ना, कौन गया था? रांची एसडीओ गया था देखने के, क्योंकि जो माइनिंग होता है खनन का भी हेड कौन हो जाता है? डीसी। तो डीसी को अपना जहाँ पे उसका ऑफिस है वहाँ पर से सारा जगह का पता होना चाहिए कितना किलोमीटर दूरी पे है, तब लोग पूरा रांची डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा। नहीं तो इतना आसान है, आपको ना लग रहा है कि लालपुर घूम लिए, मोराबादी घूम लिए, कचहरी घूम लिए, रांची खत्म नहीं। तो हम लोग के लिए बाहर आप जाइए तो गाँव, मान लीजिए थोड़ा सा दूर गए हम लोग 20 किलोमीटर दूर गाँव, अब वहाँ पे राशन मिल रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सब मुख्यालय से ना है होगा, भले ठीक है वहाँ वीडियो सीओ बैठा हुआ, लेकिन रिपोर्ट किसको करेगा? डीसी को। कोई भी दिक्कत होगा आप सीधा मुख्यालय पहुँच के रिपोर्ट कर दीजिए कि हमको नहीं मिल रहा। देखिए अक्सर यहाँ पर कोई माइनिंग का काम हो रहा है तो कौन देख रहा है? सब डीसी ही देखेगा। माइनिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो हो सकता है भेल सेल किसी के अंदर आ जाए, सीसीएल के अंदर आ जाए, लेकिन जब आपके एरिया में हो रहा है तो उसको थोड़ा देखना होगा। तो इसी कारण मुख्यालय ही से सारा का नापा जाता है। तो वो जो मुख्यालय से जब भी नापा जाएगा तो सबसे शॉर्टेस्ट, लेकिन शॉर्टेस्ट कभी कभी मिनिमम दूरी नहीं लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है रोड नहीं बना, कच्चा रोड है तो सरकार उसको गजट में नहीं दिखाएगा ना। कच्चा रोड है तो कैसे जाइए? जो पक्का रोड होता है उसी को सबसे मिनिमम मान के हम लोग काम करें। हो सकता है उससे भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, तो हमेशा एक मुख्यालय से दूसरा मुख्यालय का बीच का दूरी सबसे कम माना है रोड के अनुसार, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन हमारे पास रोड नहीं या बनाने का तरीका नहीं, तो वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम हम जो पहुंच सकते हैं उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और बाकी जितना भी दूरी के अनुसार हम पहुंच सकते हैं वो सब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यानी दूरी, यानी सबसे छोटा को छोड़ के सारा सब दूरी हो जाएगा और सबसे छोटा को विस्थापन। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा को दूरी नहीं बोल सकते, उसको भी दूरी बोल सकते हैं, दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि सबसे छोटा ही वाला विस्थापन बोलते हैं और बाकी आप कुछ भी कवर कर लीजिए वो क्या हो जाएगा? दूरी, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए विस्थापन, दूरी का ये हो गया ना, धनात्मक होती बात नहीं, लिखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपना प्लेस से हटा देना, डिस्प्लेसमेंट हटा देना, बस वही याद रखिए। लिखिए वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति, फाइनल और इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को द मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point is known as displacement। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोल सकते हैं? लंबाई की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। यह धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव, या शून्य हो सकता है, जीरो। इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखिए ऋणात्मक को तक काम नहीं आता, वो ग्राफ पर जाएंगे तब होता है। शून्य का काम आ सकता है क्योंकि बल में हम लोग को पढ़ना रहता है। तो शून्य वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार बहुत जन को नहीं समझ में आता, वो देख लीजिए शून्य वाला क्या है। पॉजिटिव तो आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको बोलेगा हम -3 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, खींच दीजिएगा नहीं, फिर आप क्या करना, उसको मोड़ देना होगा। -3 को मोड़ में बैठा तो हो गया 3, तब आप 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, -3 नहीं खींच सकते। इसलिए नकारात्मक लिखो वो ग्राफ वाला सेंस में है कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे तो, और नकारात्मक को तो उपयोग भी नहीं होता है, लेकिन जीरो पॉजिटिव का बहुत तबाह तोड़ उपयोग है, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने में बहुत बार फोर्स जीरो हो गया, कैसे हो जाए, तो यही सब कारण है। जीरो देखिए कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सब समझ आ रहा है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, पॉइंट ए से चलना, ठीक है। हम चले, पूरा घूम फिर लिए, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लास्ट में हम पहुँच गए ए पे, ठीक है। मान लीजिए हम टोटल चल लिए 10 किलोमीटर। अब बताइए हम मेरा दूरी कितना रहा, अब जितना चले उतना मेरा दूरी हो गया, और मेरा विस्थापन कैसे जीरो हुआ। देखिए विस्थापन जीरो इसलिए हुआ क्योंकि हम पॉइंट ए से शुरू किए थे, पॉइंट ए ही पे आ गए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ होती है, एक ही बिंदु जब हो जाए तो नहीं, जीरो हो गया। हम जहाँ पर से स्टार्ट किए थे घूम फिर के कहाँ गए, वही, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, वापस यहीं आ गए, तो हम जहाँ से वहीं पहुँच गए, विस्थापन हो जाएगा जीरो, लेकिन दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि हम इतना चले हैं। तो जितना हम चलेंगे वो हो जाएगा दूरी, लेकिन सबसे कम दूरी जहाँ मेरा आखिरी और पहला पड़ाव होगा, उन दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट को ही बोलते हैं विस्थापन। देख लीजिए यहाँ विस्थापन एकदम जीरो है, हुआ ही नहीं, जहाँ थे वहीं पहुँचे। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, विस्थापन जीरो। जैसे आप सुबह से निकलिए, आप सुबह घर से निकल जाइए, आपका दोस्त यार को बोले यार बहुत काम है, हमको निकलना है, ठीक है, पूरा घूमिए इधर उधर, पूरा घूम लीजिए, 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर, लास्ट में आप अपना घर से निकले थे, घर पहुँच गए, ठीक है। कोई फिजिक्स वाला आके पूछेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि आप यहाँ से निकले तो वहीं पहुँच गए, इधर तो हुआ नहीं। आप नहीं जानना आप कितना मेहनत किए, वो तो नहीं जाना, तो वो आपसे क्या स्मार्टली क्या बोल दिया, इसके मतलब आपने मेहनतें नहीं किए, तो विस्थापन में पूछ दिया। अगर पूछता दूरी, अपना डिस्टेंस बताइए, तब आप बोलते कि हम 100 किलोमीटर, लेकिन क्या पूछ दिया, विस्थापन, आपको नीचे दिखाने के लिए, अरे आप तो मेहनतें नहीं किए। वही चीज़ है, हम जहाँ से स्टार्ट किए इतना भी घूम लीजिए, जो भी मार्ग को हम पकड़ के चलेंगे वो लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, दूरी। लेकिन जब किसी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी का हम बात करेंगे, वो हो जाएगा विस्थापन। जैसे हमको पीछे पहुँचना तो हम एक ऐसे घूम के जाएंगे, ये भी दूरी, इधर से भी घूम के जाएंगे, ये भी दूरी, ऐसे भी जाएंगे तो ये भी दूरी, लेकिन ये जो सबसे कम वाला मेरा दूरी होगा, इसी को बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही सबसे कम दूरी को बताता है, इसके अलावा और कोई नहीं बता पाएगा। जैसे आपको त्रिभुज मिलता था तो हम लोग इसको, इसका हाइट लेते थे, नहीं ना, हाइट इसको लेते थे, इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के, क्योंकि इस बिंदु को इस भुजा के बीच स्ट्रेट लाइन ही सबसे कम दूरी में बैठा सकता, और कोई नहीं। आप बाकी ऐसे भी पहुँच सकते हैं इससे, लेकिन ये इससे हमेशा ज़्यादा होता है। ऐसे भी बनिए, ये भी ज़्यादा होगा, सबसे कम क्या होगा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन ही किसी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो दूरी सारा होगा, लेकिन उसमें स्पेशल दूरी यानी सबसे कम जो दूरी होगा उसी को बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए इसको समझ लीजिए, सब क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े क्या क्या, दूरी भी पढ़े, विस्थापन भी पढ़े।
दूरी क्या था, अदिश, ठीक है ना। दूरी से हम लोग का बनेगा क्या, चाल, चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश। विस्थापन से हम लोग का बनेगा वेग, ये क्या था, सदिश, वेग भी क्या बन जाएगा, सदिश। अब इसी से सब देखिए बढ़ते जाएगा, सदिश सदिश का खेल, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वही हम बोल रहे हैं। एक बार आप समझिए, सब क्लियर होगा, सब, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो जब पहला क्लास और आज खाली थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको सदिश सदिश रटना नहीं पड़ेगा। और सदिश सदिश पे इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहलाएगा, क्योंकि सब सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि आपसे चाल, वेग, बल सब का पूछ सकता सदिश है क्या चीज, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए, ठीक है। तो बाहर का चीज नहीं हम लोग पढ़ना है, जो चीज आप अभी याद कीजिएगा सब उसी में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जब कार्य सब पढ़ेंगे तो देखिए उसमें भी हम लोग सदिश को ही लेंगे, लेकिन उसमें लिख देंगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए वो अधिक है। बाकी सब यही कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेगा। इसका लिख लीजिए तो उदाहरण यहाँ तक लिखिएगा, शून्य हो सकता है, शून्य कैसे हुए बता दिए, उदाहरण लिखिए। यदि कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर चलकर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ 5 मीटर, यदि कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर चलकर, उत्तर दिशा में 5 मीटर चलकर पुनः उसी रास्ते वापस अपने स्थान पर आ जाए, पुनः उसी रास्ते वापस अपने स्थान पर आ जाए, तो उसका विस्थापन 0, तो उसका विस्थापन 0 होगा, तो उसका विस्थापन 0 होगा, परंतु दूरी 10 मीटर होगी। उसका विस्थापन 0 होगा परंतु दूरी 10 मीटर होगी। देखिए कैसे, यही ऊपर डायरेक्शन, इधर क्या है, उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे दक्षिण यानी साउथ, इधर पूरब ईस्ट, इधर वेस्ट, यही है। उदाहरण में क्या बोला, कोई वस्तु उत्तर की तरफ गई, उत्तर की तरफ कितना गई, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर जाके वो पुनः वही रास्ते वापस लौट के कहाँ पहुँच गई, अपना वापस स्थान में, फिर 5 मीटर नीचे आ गई अपना स्थान पे, तो देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गया। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट, इसको देखिए कहीं डी भी लिखेगा, कहीं एस भी लिखेगा, ठीक है, ये हो जाता है 0। विस्थापन इसमें कितना हो गया, 0, लेकिन दूरी क्या हो गया, 5 हम ऊपर गए, फिर 5 नीचे आए, तो दूरी हो जाएगा 10 मीटर। क्योंकि बोले ना आप जितना चलिएगा, जितना कवर कीजिएगा, सब दूरी होगा, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस वाला को बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से लालपुर जाना है, हम ऐसे घूम के हमको 5 किलोमीटर, ये डायरेक्ट सबसे छोटा रास्ता पकड़े, शॉर्टकट, कि अगर सर तुमको नहीं पता हम यहीं से पहुँच जाएंगे, ये नीचे में अंदर गली करके निकल गई तो 3 ही किलोमीटर का, ये जो दूरी तय की क्या हो गया, विस्थापन, हम जो दूरी तय की वो दूरी हो, ठीक है, बस यही अंतर, समझ में आया ना, थोड़ा थोड़ा दूरी विस्थापन, क्या अभी भी डाउट है, परंतु दूरी होगी 10 मीटर, लिखिए, कोई दिक्कत। अब आ जाइए सीधा चाल, स्पीड, सॉरी, चाल से पहले एक बना लीजिए चार्ट, जिसमें लिख लीजिएगा दूरी और विस्थापन का अंतर, हो सकता आ जाए सवाल। दूरी और विस्थापन की तुलना लिख लीजिए या अंतर लिख लीजिए, एक तरफ दूरी लिखिए और एक तरफ विस्थापन लिखिए। दूरी तरफ लिखिए, दूरी तरफ, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस।
प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन पर लिखेंगे, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और दूरी मतलब डिस्टेंस। विस्थापन पर लिखिए, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट लेंथ या मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम लंबाई, सबसे छोटा दूरी, न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ये चित्र से तो बता ही दिए दो पॉइंट के बीच। ए है, बी है, ये जो सबसे कम दूरी होगा ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। और बाकी आप किसी तरह से भी ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा? दूरी, डिस्टेंस, सब दूरी। और सिर्फ छोटा वाला विस्थापन। देखिए, विस्थापन भी दूरी ही है, लेकिन सिर्फ उसके स्पेशल नाम है। ऐसा नहीं होगा, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, एकदम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दूरी तरफ लिखिए, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, स्केलर। विस्थापन तरफ लिख लीजिए, यह सदिश राशि है, वेक्टर। विस्थापन तरफ यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर दूरी तरफ लिखिए, दूरी विस्थापन के बराबर या हमेशा बड़ा होगा। दूरी विस्थापन के बराबर या विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा। डिस्टेंस may be or can be equal to displacement or always greater than displacement। ठीक है। डिस्टेंस हिंदी में, अच्छा हम सोचे इंग्लिश में लिखते हैं। दूरी विस्थापन के बराबर या हमेशा विस्थापन से बड़ा। लिखिए, दूरी विस्थापन के बराबर या हमेशा विस्थापन के बड़ा होगा। देखिए, जब हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो ये विस्थापन है, यही तो दूरी है, हम यही वाला रास्ता फॉलो किए, तो मेरे विस्थापन और दूरी एक हो गया, इसलिए लिखा है दूरी विस्थापन के बराबर हो या हमेशा बड़ा हो। क्योंकि बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसको तो हम लोग विस्थापन बोलते हैं ना, बाकी जो भी आप रास्ता फॉलो कीजिएगा वो क्या होगा? दूरी। तो सबसे छोटा जो रास्ता वही विस्थापन, उससे जो भी हम लोग फॉलो करें सब बड़ा होगा, इसीलिए ये पॉइंट है। वही चीज विस्थापन तरफ लिखिए, विस्थापन दूरी के बराबर, विस्थापन दूरी के बराबर, विस्थापन दूरी के बराबर डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है। विस्थापन दूरी के बराबर या हमेशा छोटा होगा। विस्थापन दूरी के बराबर या हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अगर हम सबसे शॉर्ट डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे लिए दूरी और विस्थापन एक हो गया, लेकिन आप विस्थापन देख लीजिए, किसी दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को तो विस्थापन बोल रहे हैं, तो दूरी से तो हमेशा छोटा होगा ही होगा, सबसे छोटा ही होगा, वही दूरी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम, दूरी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। दूरी कभी शून्य, दूरी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह सदैव धनात्मक होता है। इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव।
दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, या हमेशा धनात्मक होता है, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। विस्थापन तरफ लिखिए, विस्थापन शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। विस्थापन शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। ठीक है, फिर दूरी तरफ लिखिए, एसआई मात्रक क्या होगा? अरे दूरी एक तरह से लंबाई है ना, है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, क्योंकि लंबाई की बात करते हैं, लंबाई यानी दूरी, और सबसे कम लंबाई हो जाएगा तो विस्थापन। विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर। देखिए एसआई का बात कर रहे हैं, बाकी भी होगा, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब होगा, लेकिन एसआई में क्या हो जाएगा? मीटर। इसी तरह यहाँ भी लिखिए एसआई मात्रक मीटर। देखिए अंतर में नहीं लिखिए, लेकिन अगर ऊपर तुलनात्मक बोलेगा ना, तो देखिए तुलना करना में सिर्फ अंतर नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, कभी कभी सेम चीज भी लिखा है, तब ना दोनों में तुलना करेंगे। वो मेरे बराबर है, तुलना हो गया, वो मेरे से बड़ा है, तुलना हो गया। तो तुलना कंपेरिजन में आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंस लिखे तब मत लिखिए। ठीक है, अंतर होता है। तुलना मतलब आप बराबर का भी तुलना कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन अंतर में आपको अंतर ही दिखाना। अभी हम लोग तुलना कर रहे, ठीक है ये भी वही है, ये भी वही। उसी तरह बताइए इससे डायमेंशन क्या होगा? बीमा दूरी का ठीक है एल, पहला तो यही हो गया। आप लोग बताया ना, जब भी बीमा निकालने में दिक्कत हो रहा होगा सीधा यूनिट लिखिए, यूनिट। मीटर है, मीटर कितना बार है? एक बार है। मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को। लंबाई को सीधा लिख दीजिए, खत्म। लेकिन आपको मन है कि नहीं हम एम भी लिखेंगे, टी भी लिखेंगे, लिख दीजिए M0 L T0, एकदम सही है। फिर आपको मन है कि नहीं एल पे भी हमको पावर देना, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, M0 L1 T0, तीनों सही है, लिखिए जो इच्छा लिखिए। तो किसी की बोतल लिखवे करेंगे, एम भी लिखेंगे, टी भी लिखिए, क्या हो गया? हाँ ज़्यादा नंबर भी मिल सकता है, इस आपको पता चलेगा नहीं, एम टी भी समझ रहा है। ये क्या हो गया? डायमेंशन, बीमा किसका? दूरी का, क्योंकि ये किसको बताता है? सिर्फ लेंथ, लंबाई को बताता है, इसलिए सिर्फ एल। यहाँ भी वही है, ये समझ में आया था, क्योंकि 0 पावर होता है वो हो जाता है 1 के बराबर, और 1 का मतलब तो 1 है ये। उसी तरह विस्थापन में क्या हो जाएगा? अरे वही चीज ना है, ये तो मीटर ही है, सिर्फ एल जो इसका था वही होगा, दोनों तो लंबाई ही ना है, सेम होगा। बीमा इसका भी लिखिए, तो ये वो तो आप मैग्नीट्यूड में ना जोड़ रहे हैं, आप यूनिट में मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर जहाँ कीजिए वो तो एरिया हो गया। आप 5 मीटर गए, 5 मीटर लौटे, आप इसका मैग्नीट्यूड ना ले रहे हैं कि हम कितना किलोमीटर टोटल गए, यूनिट आप किलोमीटर ही बोलिएगा। यहाँ से लालपुर का दूरी 5 किलोमीटर, तो आपको यहाँ से लालपुर से वापस आने में 10 किलोमीटर ट्रेवल, आप 10 किलोमीटर स्क्वायर नहीं बोलते हैं। ठीक है, वही अंतर, जो यूनिट होगा वही डायमेंशन, डायमेंशन सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक चीज़ बताइएगा तो हमको अभी क्लियर हुआ कि नहीं, अभी ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा चीज कीजिएगा, खुद क्लियर होते जाएगा, हमको बताइएगा जो क्वेश्चन है। हमको ए से बीच की दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए, फट से कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है।
दूरी कितना हो जाएगा? ठीक से देखिए, ठीक से देखिए, दूरी कितना हो जाएगा? देखिए दूरी 16 नहीं, दूरी हम क्या बोले, जितना चलेंगे हम ए से शुरू किए, ए से यहाँ पहुंचे 5 लिखिए, फिर यहाँ से यहाँ है 3 जोड़ते जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 5, फिर 3 और फिर अंत में कितना आ गया? 5। यहाँ तक कितना हो गया? 5, 10, 15, 3, 18, 3, 21 मीटर। ये मेरा क्या हो गया? दूरी, डिस्टेंस। अब बताइए विस्थापन। हाँ, विस्थापन क्या बताए थे? सबसे मिनिमम दूरी। तो सबसे मिनिमम दूरी क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन बताए ना, देखिए डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, यही होगा विस्थापन। इसको निकालना हो, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको भी यहाँ मिलाइए, ये 3 है तो क्या हो जाएगा? ये भी 3, तो कुछ ऐसा बन गया, ये समकोण त्रिभुज बना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। H बराबर होता है P² प्लस B² अंडर रूट, क्योंकि H से वहां कर दिए, रूट अंडर P कितना हम लोग पास है? 5 का स्क्वायर, B है 3 और 3 6 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 प्लस 36 कितना हो गया? रूट 61 मीटर। ये क्या हो गया? विस्थापन। अगर देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 7.89 कुछ आना चाहिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी 60 और 8 के बीच का बात हो रहा होगा। 7.8 क्लोज आ जा रहा है 8 के, तो मान सकते हैं। तो सोच लीजिए, देखिए अंतर, दूरी कितना है? 21 और विस्थापन कितना आ जा रहा है? 7.8, 3 गुना ज़्यादा हो गया दूरी। सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वही हो जाएगा विस्थापन, इसीलिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल कीजिए, आपको खुद क्लियर होगा। और अगर आपको अपना नंबर उसमें बढ़वाना है तो ये एग्जाम्पल को बना दीजिएगा, उसमें दूरी को दूरी में दिखा दीजिए, विस्थापन को विस्थापन में दिखा दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप रट के नहीं, आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है तो मार्क्स फुल देगा, जो भी 1.5 नंबर काट रहा होगा वो नहीं काटेगा। ठीक है, बना सकते हैं आप एग्जाम, कोई गलत नहीं है। अगर आज आप तुलना कीजिए, अंतर दीजिए, एकदम अंतर आपत्ति किया ना, दूरी अलग निकल रहा, विस्थापन अलग निकल रहा, काम खत्म। समझ में आया कैसे हुआ? आया ना? और आप जितना प्रयत्न कर लीजिए, इससे कम आपको ए और बी के बीच दूरी नहीं मिलेगी। आप कितना भी कर लीजिए कि आप सोचिए ऐसे चल जाएंगे, देखिए बड़ा ही हो जाएगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे कम दूरी को बोलते हैं, सबसे कम, यही चीज। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट दे रहा है? देखिए डाउट मत रखिएगा, जो हम क्लियर करते जाइए, नहीं तो फिर जो फिजिक्स पढ़े उनको पता मैकेनिक्स कितना बड़ा चीज है, या जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनको पता है कितना बड़ा चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये, है कि नहीं?